था, सेकंड जो था वो आयरन पेंटा कार्बोनाइल था, थर्ड जो था वो निकल टेट्रा कार्बोनाइल था। आज जो है ये हम डाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल शुरू करेंगे। डाई न्यूक्लियर से मुराद ऐसे मेटल कार्बोनाइल जिनके न्यूक्लियस से मुराद मेटल एटम। अब जो डाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल होते हैं ये बेसिकली दो टाइप्स, एक को हम कहते हैं ये होमो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल होते हैं जिनके अंदर दोनों मेटल सेम होते हैं। इसी तरह से दूसरे जो होते हैं उनको कहते हैं ये हेट्रो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल, ज्यादा मेटल एटम मौजूद होते हैं उनको हम कहते हैं ये हेट्रो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल। तो आपके सिलेबस में जो है वो सिर्फ होमो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल है और ये भी 3 आपके सिलेबस में शामिल है, जिनमें एक जो है वो डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल है, दूसरा जो है वो और थर्ड जो है वो है डाई न्यूक्लियर या डाई मैंगनीज डेका कार्बोनाइल। तो ये 3 की केमिस्ट्री जो है ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है ये हम शुरू करते हैं डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल की केमिस्ट्री शुरू करते हैं। जैसे आपको पता है कोबाल्ट जो है ये बी ग्रुप के अंदर आती है। इसमें कोबाल्ट है, रोडियम है, इरिडियम है और इन तीनों की ये प्रॉपर्टी है कि ये डाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल भी बनाती हैं और पॉली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल भी बनाती हैं। तो डाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल में आज जो है ये हम डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है इसकी हम केमिस्ट्री में इसकी सिंथेसिस पढ़ेंगे या जिसे हम कहते हैं इसकी प्रेपरेशन है। तो नंबर 1 जो इसकी प्रेपरेशन का मेथड है वो है डायरेक्ट सिंथेसिस। डायरेक्ट सिंथेसिस मीन कि जिसके अंदर हम मेटल लेते हैं पाउडर फॉर्म में, उसमें हम इसमें हम 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं, 220 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, तो हमें डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल जो है ये मिलता है। तो ये फर्स्ट मेथड है डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल की सिंथेसिस का, इसे हम कहते हैं ये डायरेक्ट सिंथेसिस है। नंबर 2 जो है सल्फाइड और कोबाल्ट आयोडाइड, कि अगर आपके पास कोबाल्ट का कोई साल्ट है जिनमें कोबाल्ट सल्फाइड है या कोबाल्ट आयोडाइड है, इन दोनों में अगर आप देखते हैं तो दोनों में कोबाल्ट जो है ये पॉजिटिव 2 स्टेट है, लेकिन जब ये डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल बनता है 0 वैलेंट स्टेट में होता है। तो सबसे पहले ये है कि हमने कोबाल्ट को पॉजिटिव 2 से 0 वैलेंट स्टेट में लेके आना है। तो उसके लिए हमने कोई रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो यूज करना है। रिड्यूसिंग एजेंट है वो आमतौर पे हम या तो कार्बन मोनोऑक्साइड इटसेल्फ भी यूज होता है, लेकिन बाज़ दफा
जो मेटल्स होती हैं वो इतना आसानी से कार्बन मोनोऑक्साइड से डायरेक्ट नहीं होती, तो फिर हमें कोई ऐसी मेटल लेनी पड़ती है जिसका स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल जो होता है वो उस मेटल आयन से ज्यादा हो जिसको हमने रिड्यूस करना है। तो इसके लिए आमतौर पे हम कॉपर मेटल को लेते हैं। स्टेट में जो है ये एक अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये अब खुद ऑक्सीडाइज हो जाती है लेकिन दूसरे मेटल आयन को ये रिड्यूस कर देती है। तो जैसे ये हमारे पास है कोबाल्ट सल्फाइड है, इसको हमने ईथर में डिजोल्व करना है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पास करें, कॉपर टर्निंग लेते हैं और उसमें कॉपर जो है ये जीरो वैलेंट स्टेट में होती है। इसको हम 200 डिग्री तक हीट करते हैं अंडर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमें ये डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल मिलता है। ये है CO2 CO8 प्लस ये क्यूप्रस सल्फाइड मिलता है। कॉपर खुद जो है ये पॉजिटिव 1 स्टेट में आ जाती है, तो 2 कॉपर पर पॉजिटिव 2 हो जाएगा, तो ये क्यूप्रस सल्फाइड है क्योंकि सल्फाइड पे -2 चार्ज होता है। तो ये हमें डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल मिलता है प्लस कोबाल्ट कॉपर क्यूप्रस सल्फाइड मिलता है। इसी तरह अगर हमारे पास ये कोबाल्ट आयोडाइड है, इसको भी हम उसी तरह से ईथर में डिसॉल्व करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड पास करते हैं, कॉपर टर्निंग की मौजूदगी में 200 टेम्परेचर है, तकरीबन 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो हमें डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल मिलता है प्लस ये क्यूप्रस आयोडाइड जो है ना ये हमें मिलता है। तो इस तरीके से कोबाल्ट जो है ये +2 से जीरो वैलेंट स्टेट में रिड्यूस भी हो गया और साथ ही इसकी कार्बोनिलेशन भी हो गई है कि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो मेटल के साथ अटैच हो गया, लिहाजा ये हमें डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल मिलेगा। तीसरा जो मेथड है वो है फ्रॉम कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनाइल हाइड्राइड। ये आप पढ़ेंगे हाइड्राइड डेरिवेटिव के बारे में कि मेटल कार्बोनाइल के हाइड्राइड भी होते हैं जो डेरिवेटिव होते हैं, इसी तरह हेलाइड्स भी होते हैं और ये इनके डेरिवेटिव्स हैं, इनकी केमिस्ट्री भी आप पढ़ेंगे। तो इसमें हम कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनाइल हाइड्राइड लेते हैं, इसको हम डाइल्यूट एसिड से, डाइल्यूट एसिड यहाँ पे आमतौर पे हम या तो सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं या हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, तो वो लेंगे उसके साथ ट्रीट करेंगे तो इसके 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, तो जाएगी हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में और ये हमें डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल जो है ये मिलेगा। तो ये इसकी प्रेपरेशन के 3 मेथड है। इसके बाद आ जाती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। नंबर 1 यह है कि डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल जो है ये ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये हमारे यहाँ भी लैब के अंदर मौजूद होता है, जो रिसर्च लैब्स हैं, तो कभी आप इत्तेफाक को देखने का, तो ये ऑरेंज कलर की क्रिस्टल फॉर्म में ये मौजूद होता है डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो तकरीबन 51 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये अल्कोहल में, ईथर में, कार्बन डाइसल्फाइड में और कार्बन टेट्राक्लोराइड में ये सॉल्युबल होता है। और नंबर 4 जो है ये एयर सेंसिटिव होता है,
कि एयर की मौजूदगी में इसको रखते हैं तो ये कोबाल्ट जब वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इसलिए इसको हमेशा एयर टाइट बॉटल जो होती हैं उनमें रखा जाता है ताकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से जो ना ये रिएक्ट ना कर सके। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आ जाती हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 जो है वो है इफेक्ट ऑफ हीट, कि अगर हम डाई कोबाल्ट ऑक्टाकार्बोनाइल को 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं तो इसके 2 मॉलिक्यूल मिलकर डाइमराइज हो जाते हैं। डाइमराइज मीन के 2 यूनिट मिलकर तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो ये बन जाता है टेट्रा कोबाल्ट डोडेका कार्बोनाइल। इसका नाम होता है टेट्रा कोबाल्ट डोडेका कार्बोनाइल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड जो ना ये गैस निकलती है। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट 60 डिग्री पर हीट करते हैं तो ये साथ ही डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, तो ये कंप्लीटली तौर पर कोबाल्ट मेटल में और कार्बन मोनोऑक्साइड में ये डिकम्पोज हो जाता है। तो ये पहली इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है इफेक्ट ऑफ हीट, कि अगर आप इसको जस्ट 51 डिग्री पे हीट करते हैं तो इसके 2 मॉलिक्यूल मिलकर तो एक पॉली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल बना देते हैं, जैसे ये टेट्रा कोबाल्ट डोडेका कार्बोनाइल है। और अगर आप इसको 60 डिग्री तक हीट करते हैं तो ये कंप्लीटली तौर पे डिकम्पोज होके तो कोबाल्ट मेटल में। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद हाइड्रोजन, कि अगर आप इसको हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर 165 डिग्री टेम्परेचर है, तो ये कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनाइल हाइड्राइड जो कि मैंने बताया था कि ये मेटल कार्बोनाइल के हाइड्राइड डेरिवेटिव होते हैं वो बन जाते हैं। तो इस तरीके से ये कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनाइल हाइड्राइड जो है ना ये बनता है अगर हम डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। नंबर 3 जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद सोडियम मेटल। जैसा आपने पहले भी पढ़ा था कि किसी भी या किसी भी लैंथेनाइड सीरीज की मेटल को अगर हम लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं तो हमें एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलता है जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। इसे हम कहते हैं ये सोडियम मेटल का लिक्विड अमोनिया में सॉल्यूशन है या पोटाशियम मेटल का लिक्विड अमोनिया में सॉल्यूशन है। तो ये क्योंकि जब ये अल्कली मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन लिक्विड अमोनिया में रिलीज करती हैं तो अमोनिया के मॉलिक्यूल उनको घेरे में ले लेते हैं, उनको हम कहते हैं ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल में या आयन में ऐड होके तो उसको ये रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो लिक्विड अमोनिया का सॉल्यूशन होता है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। तो ये सोडियम मेटल लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करके उसके अंदर डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन का इस पे चार्ज आ
कार्बोनाइल कोबाल्टेट, इसका नाम जो होगा ये कोबाल्टेट, क्योंकि इसमें कोबाल्ट की ऊपर जो चार्ज है वो -1 हो गया, सोडियम पर +1 है, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस पर ओवरऑल जो चार्ज है वो -1 है, और वो -1 किसकी वजह से है कि कोबाल्ट जो है ना साल्ट बन जाता है, इसका नाम होता है सोडियम टेट्राकार्बोनाइल कोबाल्टेट, और फिर छोटी ब्रैकेट के अंदर हम -1 लिख देते हैं, क्योंकि कोबाल्ट की इसमें वैलेंसी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट वो -1 होती है। इसी तरह नंबर 4 जो है वो है रिएक्शन विद नाइट्रिक ऑक्साइड, कि अगर आप डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस पास करते हैं 40 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर, तो ये उसमें उसको जो है जो कोबाल्ट के दरमियान बॉन्ड होता है उसको ब्रेकअप करके उसको मोनोमर में कन्वर्ट करता है। तो उसमें एक कार्बोनाइल की जगह पर एक नाइट्रोसाइल ग्रुप आ जाता है, NO ग्रुप को हम कहते हैं, ये नाइट्रोसाइल ग्रुप होता है। तो एक और एक नाइट्रोसाइल ग्रुप होता है। ये क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, तो 2 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल बाहर आ जाएंगे, और ये रिएक्शन जो है ये 40 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर, इसका नाम होगा कोबाल्ट ट्राइकार्बोनाइल नाइट्रोसाइल। इनको हम कहते हैं ये मेटल कार्बोनाइल नाइट्रोसाइल डेरिवेटिव होते हैं। मेटल का नंबर 5 जो है वो है रिएक्शन विद हैलोजेंस, कि अगर आप इनको हैलोजन से रिएक्ट करवाएं, कितने हो तेरा लेक्चर है? हैलोजन से मुराद क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये X मीन हैलोजन। तो ये डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल है, इसको आप इनमें से किसी भी हैलोजन से ट्रीट करते हैं तो ये मेटल कार्बोनाइल कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाता है, हमें कोबाल्ट हैलाइड मिलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है। अगर यहाँ पे क्लोरीन थी तो कोबाल्ट क्लोराइड मिलेगा, अगर यहाँ पे ब्रोमीन थी तो कोबाल्ट ब्रोमाइड मिलेगा। नंबर 6 जो है इसको हम कहते हैं ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। शायद आपको पहले ही बताया था कि ऐसे रिएक्शन जिनमें एक ही मेटल एटम जो पहले एक उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी या वैलेंसी थी, लेकिन जब वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है तो वो हमें एक कॉम्प्लेक्स साल्ट बनाता है। उस कॉम्प्लेक्स के अंदर केटायन भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है और एनायन जो है वो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, और वही मेटल जो है अब यहाँ पर वो 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट या 2 डिफरेंट वैलेंसी शो करती है। जैसे ये डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल है, इसमें आप देख रहे हैं कि कोबाल्ट की वैलेंसी 0 है। इसको अगर आप लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये आपको एक कॉम्प्लेक्स साल्ट मिलता है। इसमें ये मॉलिक्यूल लगे होते हैं और इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर +2 चार्ज होता है, और ये कोबाल्ट टेट्राकार्बोनिलेट आयन है और इसके नीचे 2 लिखा हुआ है, क्योंकि एक जो मॉलिक्यूल होता है ना या आयन होता है, इसको लिखते हैं COCO4 कोबाल्ट टेट्राकार्बोनिलेट, एक के ऊपर -1 चार्ज है तो 2 के ऊपर -2 होगा, क्योंकि इस कोबाल्ट पे +2 है। तो अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को देखें
तो इस कोबाल्ट की वैलेंसी +2 है और ये जो राइट साइड वाला कोबाल्ट है इसकी वैलेंसी -1 है 1 के ऊपर, तो इसीलिए ये नीचे ट्वाइस है कि 2 के ऊपर -2 हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स साल्ट बन गया, तो इसकी वैलेंसी 2 किस्म की वैलेंसी कोबाल्ट शो कर रहा है। एक कोबाल्ट +2 स्टेट में है और दूसरा कोबाल्ट -1 स्टेट में। तो जबकि रिएक्टेंट के अंदर कोबाल्ट जो था वो 0 वैलेंट स्टेट में। इसी तरह ये डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल जो है ये मॉलिक्यूल है CnR, या इसको RCN भी लिखते हैं। वो CN इसलिए पहले लिखा है कि साइनाइड जो है, तो इसको हम अल्काइल साइनाइड भी कहते हैं, अल्काइल नाइट्राइल भी कहते हैं। तो डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल जब अल्काइल नाइट्राइल के साथ रिएक्ट करेगा तो इसके 5 मॉलिक्यूल जो हैं वो रिएक्ट करेंगे। तो ये कोबाल्ट के साथ ये 5 इसके ऊपर +1 चार्ज होगा और ये कोबाल्ट के साथ 4 कार्बोनाइल है और इसके ऊपर -1 चार्ज है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि कोबाल्ट जो है ये +1 स्टेट में भी है और ये -1 स्टेट में भी है, जबकि रिएक्टेंट में कोबाल्ट जो था ये 0 वैलेंट स्टेट में। तो ये भी जो है एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की एक एग्जांपल है। तो अभी चूंकि ये टाइम खत्म हो रहा है, 2 मिनट रह गया तकरीबन, इसके स्ट्रक्चर जो है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सिंपली मैं बता देता हूँ कि ये जब इसका हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो ये हमें 2 किस्म के स्ट्रक्चर मिलते हैं। एक होते हैं जिनको हम कहते हैं ये ब्रिज स्ट्रक्चर होते हैं, इनके जिनके अंदर दोनों कोबाल्ट के दरमियान कार्बोनिल के मॉलिक्यूल जो हैं वो ब्रिज बनाते हैं, उन्हें कहते हैं ब्रिजिंग कार्बोनाइल। तो उनके अंदर ब्रिजिंग कार्बोनाइल भी होते हैं। स्ट्रक्चर होता है वो नॉन ब्रिज स्ट्रक्चर है कि जिसके अंदर कोई ब्रिज कार्बोनाइल नहीं होता, सब के सब टर्मिनल कार्बोनाइल होते हैं। तो डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल जो है ये रूम टेम्परेचर के ऊपर जब इसका हम एक्सरे लेते हैं तो हमें 50% ब्रिज स्ट्रक्चर मिलता है और 50% होता है ये नॉन ब्रिज स्ट्रक्चर मिलता है। तो इसकी डिटेल जो है ये इंशाल्लाह ना अब आपकी क्लास परसों होगी, आप देख लें 11 बजे कर लें या 10 बजे कर लें, जो आप मुझे बता दें, CR बता दें कि परसों अगर तो 11 बजे करनी है ठीक है, 10 बजे करनी है तब भी, तो कल था कि जो पिछले कमी है वो पूरी कर सके।